everyone, welcome back to my channel. First of all, congratulations to all those candidates who are going to write the examination tomorrow because you have maintained your calm and composure and qualified for tier 1 part, and you are here from all the bheed, and you are directly selected for the TGT science and the PGT, mostly from the biology section, then from chemistry, and then from physics section. So I want you all to listen to this video carefully and follow the instructions. सबने बहुत अच्छे से रीड कर लिया होगा. प्लीज डाउनलोड दी न्यू एडमिट कार्ड जिसमें आपका टाइम चेंज हो गया है. मॉर्निंग शिफ्ट के लिए 9:30 हो गया है. प्लीज उसे ही डाउनलोड करके लेके जाइए. पुराना एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड करना है. पेन, पेंसिल, बॉल पेन, जेल पेन, एवरीथिंग इज अलाउड. आप लेके जाइएगा. पेंसिल आपको मोस्टली अलाउड नहीं करेंगे, वो बाहर निकलवा देंगे, लेकिन बाकी चीजें मोस्टली सेंटर पे अलाउ होती हैं. सेकेंड थिंग, आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी श्योर अबाउट कि आप अपना रोल नंबर ध्यान से फिल करिए. जब आप रोल नंबर मैच कर ले तभी आपको बबल फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक में ये गलती कर देते हैं. ठीक है, मेरे पिछले स्टूडेंट्स ने किया है, इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि ये गलती नहीं करना है. भले ओएमआर एक बार को आप बाकी चीजों के लिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर या फिर सीरीज नंबर कुछ भी गलत फिल कर दे, लेकिन अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट है रोल नंबर बिल्कुल नहीं गलत फिल करना है. ठीक है, उसी से आपका कॉपी चेकिंग होता है और वही मैटर करता है मोस्टली. ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट अगर आप नंबर गलत भर देते हो या फिर आप किसी भी और बबल को गलत कर देते हो, तो प्लीज अपने इन्विजिलेटर को देन एंड देयर बताइए और उनसे एक सोल्यूशन की अप्रोच करिए कि क्या हो सकता है इसमें सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना विजिलेंट होके करना है कि आप गलत नहीं फिल करो, लेकिन इफ इन केस गलत हो भी जाता है तो आप अपने इन्विजिलेटर को तुरंत आप वहीं पे बताइए. थर्ड थिंग, अगर आपके क्लासरूम में कुछ भी डिस्क्रिपेंसी हो रही है, अगर आपके क्लासरूम में आपको लग रहा है कि कोई टीचर बायस्ड हो रहा है या कि आपको पेपर ऑन टाइम नहीं मिला है, या अगर आपको पेपर टाइम पे देने के बाद में उन लोगों ने फिर भी कोई डिले किया है, प्रोसीजर में कोई डिले हो रहा है, उतना टाइम आप उनसे डिमांड करिए. सिंस यू हैव ओनली 2.5 आवर्स, ईएमआरएस में आपके पास 3 आवर्स थे, इस पेपर के लिए आपके पास सिर्फ 2.5 आवर्स हैं, तो उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट पॉसिबल मैनर में करना है. क्योंकि अगर इफ इन केस 60 एमसीक्यूज में आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने के लिए आ गए, then you have to solve the numericals within the time period, और time management is very very crucial for this paper. I understand कि बहुत सारे लोग अपना फिजिक्स का सेक्शन नहीं कंप्लीट कर पाए थे फॉर द ईएमआरएस पार्ट बिकॉज दे वर नॉट अवेयर अबाउट द पैटर्न ऑफ पेपर और किस तरीके का पेपर आने वाला है. सो दे वर नॉट फोकसिंग ऑन द numerical section much, but for this part I want you all to focus on numerical section and solve them as soon as possible so that आप बाकी स्टूडेंट्स से जो न्यूमेरिकल्स को बाद में सॉल्व करें उनसे एज पा सको. फॉर द टीजीटी साइंस स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट. पीजीटी बायोलॉजी के लिए तो आपके पास सिर्फ जितनी अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब जितना टाइम पीरियड होगा उसी में आपको करना है, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स में नहीं जाना है. बस जो चार्ट्स वगैरह बनते हैं, अगर उसके चार्ट्स आप बना सकते हो इन दी आपके जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 10 क्वेश्चंस है उसमें, तो आप देख सकते हैं. अदरवाइज आपको मोस्टली टीजीटी साइंस वाले स्टूडेंट्स को फिजिक्स के पार्ट को पहले सॉल्व करके रख लेना है, देन मूव टू द अदर पार्ट. बिकॉज आप लोग राइटिंग फास्ट कर लोगे बट सॉल्व करने में यू नीड सम ब्रेन, यू नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस राइटली. प्लीज ट्राई टू सॉल्व एवरी स्टेप ऑन अ राइट मैनर, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस्टेक कर देते हो या फिर स्टेप्स आपने सही लिखे हैं आप आंसर गलत ला देते हो, तो भी आपका मार्क्स 0.5 या 1 कट जाता है. ठीक है, पेपर का आपको डिवीजन पता होगा, नेगेटिव मार्किंग आपको पता होगा. 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4. 60 एमसीक्यूज में डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. 10 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन नहीं है. 10 क्वेश्चंस में भी जैसे हमने ईएमआरएस का पैटर्न अगर देखा है उसी तरीके से अगर डिवीजन हुआ तो आपको उतना ही लिमिटेड स्पेस मिलेगा, उसी लिमिटेड स्पेस में आपको आंसर राइटिंग को करना है. ठीक है, मोस्टली सेम ही पैटर्न रहेगा क्योंकि सारे लोग एक बार अगर सेम पैटर्न निकाल देते हैं तो वही चीज को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो उस लिमिटेड स्पेस में सिंस यू आर नॉट अवेयर कि हाउ टू मेक डायग्राम्स, बिकॉज पॉसिबिलिटी ही नहीं होती. अगर फंक्शंस पूछा है तो अगर 3 पॉइंटर्स पूछे हैं तो उसके फंक्शंस लिखने में ही पूरा लाइन खत्म हो जाता है. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन ऑफ द शॉर्ट जिसमें मैंने बताया, एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी बताया है कि उसने कैसे मैनेज किया था राइटिंग द आंसर्स एंड कैसे डायग्राम बनाने के लिए मैनेज किया था फॉर द ईएमआरएस मसल्स वाले पार्ट में. एंड उसने कितने लाइंस उसे मुश्किल हो रहा था कि डिवीजन करने में कि वो कितना आंसर को लिखे और कितना नहीं लिखे. ठीक है, तो शी टोल्ड एवरीथिंग, तो शॉर्ट्स में ऑलरेडी पढ़ा है तो आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट यू ऑल टू गेट समथिंग टू ईट. हाइड्रेटेड रहिएगा बिकॉज पेपर में समटाइम्स यू फॉरगेट थिंग्स. तो पानी पीने से, थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेटेड रखने से यू टेंड टू सॉल्व दी क्वेश्चंस मच फास्टर. ये थोड़ा सा
साइंटिफिक लॉजिक है या ऐसा कुछ भी आप समझ लो, कि थोड़ा-सा अपने आप को काम एंड कंपोज़ रखोगे तो आंसर्स आप अपने अप्रोच अच्छी कर पाओगे। असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस जैसे मैंने ऑलरेडी बच्चों से डिस्कस किया है, तो असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि मोस्टली जो होता है अभी का पैटर्न जो देखा जा रहा है उसमें एक ना एक स्टेटमेंट्स नेगेटिव रखते हैं, बट मैं देखो सोलोली आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि वही होता है। आप प्लीज़ स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप उस सॉल्यूशन पे पहुँचिएगा। अगर आपको कहीं भी डिस्क्रिपेंसी लग रही है असर्शन वाले रीज़न में, क्वेश्चंस में कि इंटरलिंकेजेस कहीं है ही नहीं, तो आप उसको एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट करेक्ट मार्क कर सकते हो, बट ध्यान से पढ़ के, ठीक है? एप्टीट्यूड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएँगे, काफ़ी बच्चों के ये भी क्वेश्चंस थे इसमें आ सकता है क्या? नहीं, इस तरीके का क्वेश्चंस कोई नहीं आएगा। एमसीक्यूज़ में आपका इक्वल ही वेटेज होगा, 60 एमसीक्यूज़ है तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए फॉर टीजीटी साइंस, और मे बी उस उतने ही वेटेज आपके उसमें मिलेंगे। हाँ, अब क्या हो सकता है, क्वालिटी ऑफ पेपर क्या हो सकता है, क्या ईएमआरएस जैसे ही पेपर होगा? देखो, एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद में सारा पेपर डिफिकल्ट होता है, एग्ज़ाम से बाहर निकलने के बाद में सारा पेपर सबको ईज़ी लगने लगता है। तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम हॉल में आप जाओगे, अगर ईज़ी भी पेपर आता है तो भी आपके लिए अच्छा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है तो और भी अच्छा है, बिकॉज़ उसमें चांसेस ये होते हैं कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो जाती है, और सारे क्वेश्चन सब लोग टैकल नहीं कर पाते हैं। जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं वहाँ पर अपने आप को कंपोज़्ड रख के पेपर को सॉल्व करते हैं और वो कट ऑफ को उतना हाई नहीं ले जाते हैं। तो विश करो कि आपका पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट कंडीशन में आए, ना कि ईज़ी में। सब्जेक्टिव में मोस्टली ईज़ी आने के चांसेस हैं, बिकॉज़ पेपर का जो टाइमिंग है वो थोड़ा-सा 2.5 आवर्स में दोनों चीज़ें 60 क्वेश्चंस विद न्यूमेरिकल्स एंड देन डिस्क्रिप्टिव पार्ट फॉर द 10 क्वेश्चंस, वो करना इज़ लिटिल डिफिकल्ट। तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो आई वुड सजेस्ट कि पेपर जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला आएगा वो ईएमआरएस जैसा ही आएगा, डायरेक्टली पॉइंटर्स टाइप का लिखने के लिए आएँगे। इसमें अब आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके क्वेश्चंस जो हैं फिज़िक्स में, जैसे आपके न्यूमेरिकल्स पूछा था पिछले बार में, तो इस वाले पार्ट में आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बजाय पहले आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला सेक्शन है उसे ज़्यादा सॉल्व करना। उससे क्या होगा कि इफ इन केस आप न्यूमेरिकल में अटक जाते हो तो आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है? तो वो बाद में आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, डिवीजन दिया हुआ है। तो जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके खत्म कर दो। बाद में जब आपके पास टाइम मिले, जब आप सारे एमसीक्यूज अपने सॉल्व कर चुके हो, डिस्क्रिप्टिव में अपना सारा काम कर चुके हो, उसके बाद में जब आपको टाइम मिले तब आप उसको सॉल्व करो, सो दैट आप टाइम को मैनेज कर पाओ, ठीक है? क्वेश्चन कंप्लीशन, पेपर कंप्लीशन इज मस्ट मस्ट मस्ट, बिकॉज़ पेपर जब तक आप कंप्लीट नहीं करके आते हो, आप आउट ऑफ द रेस हो जाते हो। आपकी एक्यूरेसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट होते हैं, उतना ही ज़्यादा बैलेंस्ड आपका रिजल्ट आता है, ठीक है? ट्राई करो कि 60 एमसीक्यूज में से जितना हो सके उतना एक्यूरेसी से सॉल्व करके आ पाओ। आपके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ था, बट अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप वापस आ जाओगे तब हम क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मैं आपको पूरा डिकोड करके बताऊँगी कि कितना कट ऑफ जा सकता है आफ्टर टॉकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स दोज़ हू आर अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि एक एनालिसिस तभी मिलता है जब ऑलरेडी पोल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स उसमें गलत भरते हैं, कुछ जो भी है एक्यूरेटली भरते हैं। बट फिर भी एक मोटा-मोटी एनालिसिस पता चल जाता है कि कितना है। अभी कट ऑफ के बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता है, पेपर को देखने के बाद ही कट ऑफ पता चल सकती है कि किस तरीके की आ सकती है। अभी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन इस चीज़ से हो रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं वैलिड है, और कितने दिन का होगा, क्या होगा, और हाँ, एवरेज में कितना मेरा मार्क्स आ रहा है, 50% से ऊपर आएगा मेरे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन, तभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखो, आप टियर 1 के लिए क्वालीफाई हो गए हो, पहले जाके पेपर दे के आओ। उसके बाद दीज़ थिंग्स आर सेकेंडरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको इनफ टाइम दिया जाता है, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तब आपको इनफ टाइम मिलता है थ्रू द इंस्टीट्यूट कि आप अपने चीज़ों को करेक्ट कर सको और आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। अगर आपने नौकरी के लिए क्वालीफाई कर लिया है, तो आपके पास अच्छा खासा चांसेस वो लोग देते हैं कि आप अपने करेक्शन करके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सको। तो उसके लिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेन फोकस ये होना चाहिए कि टियर 2 में हम कैसे भी करके इतना अच्छा पेपर कंप्लीट करके आएँ ताकि हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे। ठीक है? मैं आपको सजेस्ट करूँगी, 100 मार्क्स का पेपर है। ट्राई करो कि 60% से ऊपर ही आप बिठाओ, कैसे भी करके 60% से ऊपर ही बिठाओ टू गेट इनटू द लिस्ट, ठीक है? उसके बाद इंटरव्यू के लिए देखा जाएगा, बट आपको अपने एमसीक्यूज़ पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वैसे भी मोस्टली एमसीक्यूज़ में ही यहाँ पर फाइट होगी, बिकॉज़ पीपल हू आर ऑलरेडी अपीयरिंग फॉर द टीचिंग एग्जामिनेशन आर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज़ थ्रू आउट। तो उनकी एमसीक्यूज़ में
सिली मिस्टेक्स प्लीज मत करके आना। ईएमआरएस वाले पेपर में बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम सिली मिस्टेक हो गया है, फॉर बट फॉर दिस टाइम आई एम सजेस्टिंग यू कि सिली मिस्टेक्स बिल्कुल मत करिएगा। रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड देन ओनली आंसर। अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस बिल्कुल भी लिंकेज वाले नहीं है, बिल्कुल नहीं लिंक कर रहे हैं कहीं से भी, प्लीज उसको ऑप्शन को तुरंत ही देन एंड देयर काट दो एंड देन सोल्यूशन पे आओ। डायरेक्टली आंसर्स मत मार्क करना। अगर आपका ब्रेन एक बार आपको सजेस्ट कर देता है कि दिस इज द आंसर, तो उसी आंसर को मार्क करके आया करो, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है और वो इंफॉर्मेशन ऑल ऑफ सडन आपके सामने आती है। बट आप उसको जब क्वेश्चन करने लगते हो, तब आप ज्यादा डिटेल में जाने के चक्कर में क्वेश्चन को इनकरेक्ट मार्क कर देते हो। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में होता है कि फर्स्ट गो में जो उन्हें लग रहा होता है करेक्ट आंसर है, बट वो ओवर थिंकिंग की वजह से उस आंसर को एक्यूरेट नहीं मान के दूसरा आंसर मान के चले जाते हैं। बट एक्चुअल में आंसर फर्स्ट ही होता है। आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ यू माइट रिलेट कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो उस कंडीशन में ट्राई करो, जो आपका ब्रेन आपको फर्स्ट टाइम सजेस्ट करता है उसी को आंसर को मार्क करो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड इट एंड देन योर ब्रेन इज इंस्ट्रक्टिंग यू टू सॉल्व टू मार्क द क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिसने भी ईएमआरएस का पेपर दिया है उसे लग रहा है उसका मेरिट लिस्ट में लो नंबर आ रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट वो केवीएस एनवीएस में डर जो उसके भर जाता है कि मेरा पेपर ये वाला भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शायद ईएमआरएस में मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो दोनों पेपर डिफरेंट हैं, दोनों पेपर का डिफरेंट पैटर्न होने वाला है। आपको अपने थ्रू आउट प्रिपरेशन पे भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। पिछले पेपर से इस पेपर को लिंकेज बिल्कुल नहीं करना है। पिछले पेपर से इस पेपर का ये भी लिंकेज नहीं करना है कि बच्चे इतना हाई स्कोर कर जाते हैं, मेरा इतना नहीं हो पाया है। सबका डे डिसाइडेड अलग होता है, सबकी डेस्टिनी अलग होती है, सबका पेपर सॉल्व करने का पैटर्न अलग होता है। कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपके क्लास में बस नहीं हो रही हो, कोई भी बायसनेस आपके सेंटर पे नहीं हो रही हो, आपको अपना 100% देके आना है। आपने जितना नॉलेज गैदर किया है उस नॉलेज को बेटर फॉर्मेट में, बेटर कंसाइज फॉर्मेट में उस पेपर पे उतारने की कोशिश करनी है। क्वेश्चंस को जितना सिंपल तरीके से, जितना डिकोड करके अच्छे से रीड करोगे, आंसर उतना एक्यूरेटली आप दे पाओगे। ठीक है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। डरना नहीं है, बिल्कुल काम एंड कंपोज होकर पेपर दे के आइएगा। पेपर बहुत इजी होगा। मैं आई एम अश्योरिंग यू कि आपने जितना पढ़ा है वो हाई लेवल है। जितना आप पेपर में देखोगे उतना हाई लेवल नहीं होगा। आपके लिए पेपर आसान होगा, क्योंकि आपकी नॉलेज पेपर से बड़ी है। ठीक है। आपने बहुत वास्ट पढ़ा है पेपर, तो कुछ वास्ट को निकाल के थोड़े से क्वेश्चंस बना दिए, बस इतना मान के चलो। ठीक है। और एग्जाम हॉल में बैठने के बाद में डरना नहीं है। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डरोगे तो क्वेश्चंस गलत करके आओगे। जितना कम डरोगे उतना क्वेश्चंस एक्यूरेटली होगा। दिस इज नॉट योर लाइफ, दिस इज ओनली योर टेस्ट ऑफ नॉलेज, बस। ठीक है। बाकी देखते हैं कल का पेपर कैसे होता है। आई एम एक्साइटेड एंड होपफुल कि बहुत अच्छा पेपर होगा, एंड आई वांट टू हियर कि हाँ बहुत अच्छा हुआ। किसी किसी कोई ये नहीं आके बोले बस कि मैम क्या ही पेपर दे दिया था, इतना हलवा पेपर। ठीक है। तो हलवा पेपर एग्जाम हॉल में नहीं लगता है, बाहर वालों को हलवा ही लगता है, लेकिन आप अंदर बैठे हो, आपको वो प्रेशर झेलना है। 2.5 आवर्स में बहुत अच्छे से एक्यूरेटली पेपर को कंप्लीट करना है। सो जितना हो सके उतने अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करिएगा, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। कल आके दिन मिलते हैं, और जितना हो सके जल्दी मुझे पेपर सेंड करिएगा, सो दैट आपको अच्छे से एनालिसिस मिल पाए। ओके। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।